Good morning, students. Today our topic is class 8th SS subject English medium, chapter number 2, unit 3rd, idol of our constitution. चैप्टर नेम मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट ऐड किए गए हैं। तो कल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टॉपिक कराए थे वो कराए थे मैंने आपको द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारी जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट लेफ्ट थे जो कि आज हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट होगा हमारा सोशलिस्ट का। तो सोशलिस्ट का हम यहाँ पे करेंगे कि दी वर्ल्ड सोशलिस्ट वाज एडिड इन 1976 की वर्ल्ड में जो समाजवाद हमारा शामिल ऐड किया गया था वो 1976 में किया गया था। इट इन्वेग्स equitable distribution of national income to all section of the people। यहाँ पे सभी की जो आय थी, राष्ट्रीय आय, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्विटेबल था, जिसको हमने लोगों में सेक्शन बनाए और उनके माध्यम से इसको इक्वल। द 42 एंड अमेंडमेंट लेज डाउन द socialism means that there is freedom for all from exploitation, social and economic. Further, the state shall try to prevent the concentration of wealth in few hands. The gap between the rich and the poor will have to be narrowed so that benefits of economic development are enjoyed by all. Similar social disparities have to be elements in everyone should have equal opportunity to plan their further। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में गैप है, उस गैप को क्लियर या फिल करने के लिए तो उनको जो सामाजिक डेवलपमेंट यहाँ पे हमें करना है, आर्थिक डेवलपमेंट जो करना है, वो सभी लोगों को गरीबी को दूर करने के लिए ये किया गया था। और यहाँ पे जो सामाजिक जो पार्टियाज हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्लान बनाए गए थे फ्यूचर के लिए। इसी से रिलेटेड जो हमारा सोशलिज्म मीन्स जो दिखा रखा है वो दैट देयर इज़ फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एक्सप्लोनेशन सोशल एंड इकोनॉमिक। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बराबर उनको इक्वल दे, समाज में इक्वल समझते थे। फिर आता हमारा स्कूलर। स्कूलर जो दे रखा है वो दी वर्ड स्कूलर वाज also added to the preamble in 1976 through the 42 and amendment of reforms. The politics is spread for regions while showing respect to all regions. The 14th amendment also lays down that all regions meant equal respect and recognition from the state. All citizens, irrespective of their regions and religious beliefs, are equal before law. The government cannot frame those politics which determine between the communities living in India। स्किल जो वर्ड है वो हमारा प्रीमेबल यानी कि संविधान में पहले इसमें प्रस्तावना में पहले से ही उसमें ऐड कर रखा था 1976 के 42वें अमेंडमेंट में। और उसी में जो हमारा राजनीतिक में जो धार्मिक या धर्म वगैरह सबको उसमें ऐड कर रखा था। इसी की वजह से जो हमारा इक्वल जो रिस्पेक्ट मिला था लोगों को वो धर्म के आधार पर मिला था। द ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, यानी कि धर्म का भी यहाँ पे कानून के अनुसार समानता दी गई थी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स डिटरमाइंस नहीं की थी जिसके माध्यम से भारतीय लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है। नेक्स्ट है हमारा फेडरलिज्म। इंडिया हैज़ ए फेडरल फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस मीन दैट आवर कंट्री इज़ गवर्नड एट 2 लेवल्स। तो यहाँ पे 2 लेवल की गवर्नमेंट दिखा रखी है हमारी। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड नंबर पे आती है स्टेट गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ आवर कंट्री। तो प्रेसिडेंट जो संविधान के माध्यम से इसका मुखिया हमारे कंट्री का बनाया गया था। द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो पार्लियामेंट यहाँ पे बनाती थी कानून कंट्री के लिए, जबकि जो हमारा
प्राइम मिनिस्टर होता था, गवर्नमेंट का जो हेड होता था, मुखिया होता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे बनाता था। एट द स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड द गवर्नमेंट। द विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। यहाँ पे हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए नियम बनाए जाते थे वो लेजिस्लेचर के माध्यम से कानून यहाँ पे बनाए जाते थे। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सेंटर of the state government have been clear defined under 3 list: union list, state list and consent list। तो यहाँ पे जो हमारा शक्ति और उनके जो कार्य थे उनको भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उनको क्लियर डिफाइन किया गया था 3 लिस्टों में। तो एक यूनियन लिस्ट थी, दूसरी हमारी स्टेट लिस्ट थी और तीसरी कंसेंट लिस्ट थी। फिर आता हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। द लेजिस्लेचर इज द सेंट्रल इज कॉल्ड इट द पार्लियामेंट और द संसद। तो यहाँ पे उसको संसद या पार्लियामेंट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो लेजिस्लेचर इन द सेंट्रल। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट था वो पार्लियामेंट्री बताया गया है यहाँ पे। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट टू द पीपल ऑफ ए कंट्री। तो उसको सुप्रीम भी बोला गया था, और उसमें जो भी यहाँ पे लोग भारत के लोगों या देश के लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी दिया गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इन यूनिवर्सल एडल्ट स्फेग फॉर ऑल सिटीजन्स दैट is the people of India have a direct role in electing their representative. These representative are the accountable to the people. नेक्स्ट आता हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। तो उसकी पावर को भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था उसका, या पार्ट कर रखे थे। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे इसकी पावर जो थी उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों में उनको इक्वल डिवाइड कर रखा। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर के पास जो पावर थी वो नियम बनाने की थी। द एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर ऑफ एग्जीक्यूट लॉज। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट लॉज बनाने की जो पावर थी वो एग्जीक्यूटिव के पास थी। जुडिशरी हैव द पावर द जज एंड अप्लाई पनिशमेंट व्हेन लॉज आर ब्रोकन। कानूनों को बनाने के बाद जो यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी वो हमारी जुडिशरी के माध्यम से दी जाती थी। इन अदर वर्ड्स द जुडिशरी रेफर टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन द कंट्री। तो कोर्टों को यहाँ पे जो देश में कोर्ट बनाए गए थे वो इसी के लिए बनाए। इट एक्ट्स ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलोड। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में हमारा सॉरी इक्वलिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that the states cannot discriminate against anyone in the matter of employment. All citizens can apply for government jobs. Abolition of untouchability. The constitution abolishes the practice of the untouchability. Practice of untouchability is an option and anyone doing so is punishable by law. तो ये थे हमारे उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स दे रखी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इसमें फंडामेंटल राइट, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो आपका होमवर्क होगा वो ये चैप्टर जितना मैंने कराया है इतना कंप्लीट रीड करना होगा। इससे रिलेटेड जितना भी आपका बुक वर्क बनता है वो कंप्लीट फिल करना होगा। थैंक यू।